नमस्कार दोस्तों, नमो नमः, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिला दर्शन कर रहे थे अपन लोग। राजस्थान की जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी अपनी, और इस सीरीज में अपन ने अजमेर संभाग कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हाड़ौती अपन पहुंच गए थे, और हाड़ौती अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पहुंच गए हैं राजस्थान के डांग प्रदेश में, यानी कि राजस्थान के पूर्वी जिलों का आज अपन अध्ययन करेंगे। और उन पूर्वी जिलों में अपन लेंगे आज राजस्थान का नवीनतम संभाग। जैसा कि अपन ने बात करी थी झालावाड़ के पार्ट 2 में कि अपन राजस्थान का नवीनतम संभाग, राजस्थान का सबसे छोटा संभाग लेंगे, यानी कि बात करेंगे अपन भरतपुर संभाग की। किस संभाग की बात करेंगे? भरतपुर संभाग की बात करेंगे। भरतपुर संभाग में सबसे पहले जो जिला अपन लेंगे वो भरतपुर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे चलते रहेंगे और बात करते रहेंगे कि कौन सा भरतपुर संभाग कैसे बना, वगैरह वगैरह सब चीज़ें अपन उसमें कर लेंगे। चलिए, तो बात करते हैं भरतपुर की। दोस्तों, अगर अपन राजस्थान का मैप देखते हैं तो ये इस तरह से अपना कुछ राजस्थान का मैप होता है, ठीक है। थोड़ा ऐसे ही बना है, तो आप अपने को जस्ट इमेजिन करना है कि ये राजस्थान का मैप है, और अपना जो भरतपुर है वो इस जगह पड़ता है, ठीक है। ये अपना है भरतपुर, ठीक है दोस्तों। भरतपुर संभाग में जो जिले आते हैं, भरतपुर आता है, उसके बाद में यहाँ पे आता है धौलपुर, ठीक है। उसके बाद में आता है करौली, और फिर आता है सवाई माधोपुर। ये जिले हैं जो भरतपुर में आते हैं। आज अपन बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर दोस्तों 2 राज्यों की सीमा बनाता है। एक बनाता है हरियाणा और एक बनाता है उत्तर प्रदेश, ठीक दोस्तों। हरियाणा और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों की जो सीमा बनाता है वो जिला कौन सा है? भरतपुर है, ठीक है। इसकी अपन आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भरतपुर का जो नामकरण होता है, भरतपुर का जो नामकरण होता है वो कैसे होता है, किसके नाम पर होता है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों, भरतपुर का जो नामकरण होता है वो भगवान श्री राम के भाई, भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर होता है। किसके नाम पर होता है? भरत के नाम पर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि भरतपुर का जो नामकरण होता है वो भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर होता है, दशरथ नंदन भरत के नाम पर। चलिए, बात करते हैं कि भरतपुर जो है वो किस प्रकार की रियासत थी। तो राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी। कितनी जाट रियासतें? 2। एक भरतपुर और एक थी धौलपुर। ये दोनों रियासतें जाट रियासत थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जिस वंश का शासन था वो वंश कौन सा था? जाट वंश। और जाट वंश में भी आपसे पूछ ले कि किस गोत्र का जाट वंश था, ये भी पूछा जा चुका परीक्षा में। तो आप ध्यान में रखेंगे सिनवार गोत्र के जाट वंशों का यहाँ पर शासन था, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि यहां पर जो जाट वंश की जो स्थापना करी वो किसके द्वारा की गई। तो जाट वंश की जो स्थापना मानी जाती है, जाट वंश की जो स्थापना मानी जाती है वो मानी जाती है चूड़ामन के द्वारा। किसके द्वारा? चूड़ामन के द्वारा। तो आपको अगर पूछे कि जाट वंश के जो संस्थापन करता है वो कौन है? चूड़ामन है। अब बात करते हैं कि भरतपुर की स्थापना किसने करी। तो भरतपुर की जो स्थापना करी, भरतपुर की स्थापना की अपन बात करें तो बदन सिंह के पुत्र सूरजमल जाट, महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा भरतपुर रियासत की स्थापना की गई। कब की गई? 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में भरतपुर रियासत की स्थापना हुई, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहां तक आपकी चीज क्लियर है कि भरतपुर का जो नामकरण होता है वो भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर होता है। यहाँ पर जिस वंश का शासन था वो जाट वंश था। किस गोत्र का जाट वंश था? सिनवार गोत्र का। उसके बाद में बात करते हैं कि जाट वंश की स्थापना किसने करी? चूड़ामन ने।
भरतपुर रियासत की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई? भरतपुर की जो स्थापना है वो सूरजमल जाट के द्वारा की गई, जो 1733 ईस्वी में की गई थी। यहां तक अपन ने ये चीज देखी। चलिए, तो दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं अपन। ये जो भरत है, आपसे पूछ ले कि भरत मंदिर कहां पर है, ठीक है? तो भरत मंदिर जो है, भरत मंदिर की बात अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको जवाब देंगे ऋषिकेश। कहां पर है? ऋषिकेश में। ऋषिकेश कहां पर है भाई? यूके में, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके, उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड दोस्तों एक अपने राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, ठीक है? वो एक महिला के नेतृत्व में आता, और यहाँ का जो आंदोलन है यहाँ पे भी एक चिपको आंदोलन हुआ था, और वो भी एक महिला के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। किसके नेतृत्व में हुआ? गौराबाई के नेतृत्व में, ठीक है? संदर्भ में बात आई तो मैंने आपको बता दी। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि भरत मंदिर जो है वो ऋषिकेश में है, उत्तराखंड में वो पड़ता है। यहाँ पर चिपको आंदोलन हुआ था और जिसके नेतृत्व में हुआ उनका नाम था गौराबाई। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन, अब बात कर लेते हैं अपन कि भरतपुर जो जिला है वो जिला कब निर्मित हुआ, ठीक है? उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं अपन कि जो भरतपुर रियासत है उसका जो विलय राजस्थान में किया गया एकीकरण के समय, वो कब किया गया? तो राजस्थान में विलय, राजस्थान में विलय जो किया गया, ये विलय किया गया 18 मार्च 1948 ईस्वी को। कब किया गया? 18 मार्च 1948 ईस्वी को। किस संघ में? मत्स्य संघ में। किस संघ में? मत्स्य संघ में, ठीक है दोस्तों? मत्स्य संघ में राजस्थान की 4 रियासतों का विलय किया गया था। कौन कौन सी रियासतें थी वो? ए, बी, सी, डी। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली और डी यानी धौलपुर। इन 4 रियासतों का विलय जो है वो मत्स्य संघ में किया गया था। कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को, ठीक है दोस्तों? ध्यान में रखेंगे आप। तो मत्स्य संघ का उस समय जो राज प्रमुख बने, जो मत्स्य संघ के राज प्रमुख बने, वो राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख कौन थे? उदयबान सिंह। उदयबान सिंह जो कि भरतपुर रियासत के शासक थे उस समय, वो वहां के जो राज प्रमुख बने। चलिए, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? तो एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल। ये एन.वी. जो गॉडगिल है, इन्होंने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। क्या किया था? उद्घाटन, ठीक है? क्लियर है बात? एन.वी. गॉडगिल का पूरा नाम नरहरि विष्णु गॉडगिल, ठीक है? ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये प्रश्न आपका तैयार हो गया कि राजस्थान में विलय इसका कब हुआ? 18 मार्च 1948 को इसका विलय हुआ। किस संघ में? मत्स्य संघ में। और उस समय राज प्रमुख कौन थे? उदयबान सिंह थे। कितनी रियासतें आती है मत्स्य संघ में? 4 रियासतें आती है, ए, बी, सी, डी, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा। और जो उद्घाटन करता थे वो कौन थे? एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, ठीक है? ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, उसके बाद में बात कर लेते हैं कि भरतपुर को जो संभाग बनाया गया, भरतपुर को जो संभाग बनाया गया वो कब बनाया गया? दोस्तों 4 जून 2005 का वो दिन था जिस दिन भरतपुर को संभाग के रूप में परिवर्तित किया गया। इसको राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया। कौन सा संभाग? 7वां संभाग, ठीक है? तो यहां पे लिख देता हूं मैं, 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया, संभाग बनाया गया, ठीक है? 7वां संभाग बनाया गया। आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन वहां से ऊपर से संभाग से शुरू करेंगे वापस, ठीक है? तो ले लिया होगा आपने, मैं इसको मिटा देता हूं। तो बात कर रहे थे अपन भरतपुर के संभाग बनने के बारे में। तो जैसा कि अपन ने बात करा 4 जून,
कब? 4 जून को, 4 जून 2005 को ये जो भरतपुर है ये क्या बना? संभाग बना। ठीक है दोस्तों, कौन सा संभाग बना? 7वां संभाग। उससे पहले कितने संभाग थे राजस्थान में? 6 संभाग थे। 4 जून 2005 को ये 7वां संभाग भरतपुर के रूप में बनाया गया। तो जब बनाया गया तो इसमें कितने जिले मिलाए गए, कितने जिले आते हैं भरतपुर संभाग में, उसके बारे में विपिन ने चर्चा करी थी, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। राजस्थान के 2 संभागों से इसके जिले लिए गए थे, एक कोटा संभाग से और एक जयपुर संभाग से। तो जयपुर संभाग से कौन कौन से लिए गए? जयपुर से लिए गए भरतपुर और धौलपुर, ये जो 2 जिले हैं ये जयपुर संभाग से लिए गए। उसके अलावा कोटा संभाग से लिया गया करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इन दोनों संभागों से 2-2 जिले लेकर एक नए संभाग का निर्माण किया गया और वह संभाग कौन सा था? भरतपुर संभाग। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। ये जो भरतपुर संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनते हैं भरतपुर संभाग के बारे में उसको देख लीजिएगा। भरतपुर संभाग का निर्माण कब हुआ? पहला क्वेश्चन 4 जून 2005 को। कौन सा संभाग था? 7वां। दूसरा क्वेश्चन, कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कौन कौन से संभाग से लिए गए? वो क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा? जब अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान का 7वां संभाग ये बना था, राजस्थान में 7 ही संभाग हैं और 7वां कौन सा बना? भरतपुर। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा हुआ? भरतपुर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जो संभाग है वो भी कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा है? भरतपुर है। तो बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है दोस्तों, सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल की अगर बात करें कि सर क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है इसका 18,186 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 18,186 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भरतपुर संभाग का। ठीक है, सबसे नवीनतम संभाग भी यही है, नवीनतम संभाग भी यही है। ठीक है, चलिए तो सर अगर सबसे छोटा जो संभाग है वो अगर आपका भरतपुर है तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा संभाग, ठीक है क्षेत्रफल की दृष्टि से ही बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो संभाग है वो है आपका जोधपुर। कौन सा संभाग है? जोधपुर। और अगर इसका भी अगर क्षेत्रफल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1,17,801 किलोमीटर स्क्वायर। 1,17,801 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो किस संभाग का है? जोधपुर संभाग का। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो जयपुर संभाग रहेगा आपका, और सबसे छोटा जो संभाग है वो जोधपुर संभाग रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं अपन। भरतपुर जो संभाग बना ये 4 जून 2005 को बना। भरतपुर 7वां संभाग बना जो कि राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। जयपुर से 2 जिले लिए गए, भरतपुर धौलपुर। कोटा से 2 जिले लिए गए, करौली सवाई माधोपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा है? भरतपुर संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो भी इसी संभाग के अंतर्गत आता है जो है कि अपना धौलपुर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 3034 यानी कि 3034 किलोमीटर स्क्वायर। 3034 जो वर्ग किलोमीटर है वो इससे क्षेत्रफल है। इसके बारे में अपन धौलपुर में भी और बात करेंगे। ठीक है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जो संभाग है वो संभाग कौन सा है आपका? जोधपुर, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 1,17,801 वर्ग किलोमीटर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पर भरतपुर जो संभाग है ये संभाग कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। भाषा के बारे में अपन बात करें दोस्तों तो देखिएगा, जैसे अपन ने मैं छोटा ही बना देता हूँ वापस, ये राजस्थान का मैप में बना रहा हूँ। यहाँ पे अपन ने देखा था कि इस जगह जो है वो भरतपुर है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने भरतपुर देखा था और इधर लगता है हरियाणा। हरियाणा का एक जिला जो लगता है वो मेवात है। ठीक है,
भरतपुर, उसके बाद में धौलपुर, फिर आता है अलवर नीचे। तो ये जो मेवात जो क्षेत्र है ये भरतपुर और अलवर इस क्षेत्र में भी आता है। इस कारण यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो एक भाषा बोली जाती है मेवाती। ठीक है, क्यों बोली जाती है? मेव जाति रहने के कारण यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो मेवाती बोली जाती है। मेव जाति क्या होती है? मेव जाति ये होती है कि ऐसे मुस्लिम जो कन्वर्टेड हैं और उनके जो रीति रिवाज हैं वो हिंदू परंपरा के अनुसार है, लेकिन उनका जो धर्म है वो इस्लाम है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं वो मेवात कहलाते यानी मेव कहलाते हैं। वो मेव भाषा यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद में अपन ने बात करी थी कि यहाँ पे लगता है उत्तर प्रदेश जिसकी सीमा भरतपुर बनाता है, और उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है मथुरा। ठीक है, जो यहाँ पर लगता है किसके साथ? भरतपुर के साथ। और ये जो क्षेत्र है मथुरा और भरतपुर का क्षेत्र, इसको ब्रजभूमि कहते हैं। कौन सी भूमि कहते हैं? ब्रजभूमि। इस कारण यहाँ पे जो दूसरी भाषा बोली जाएगी वो भाषा कौन सी बोली जाएगी? ब्रिज भाषा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे भरतपुर क्षेत्र में दो तरह की भाषा बोली जाएगी। एक भाषा बोली जाएगी मेवाती भाषा और एक बोली जाएगी ब्रिज भाषा। ठीक है, ये दो तरह की जो भाषाएं हैं वो यहाँ पर बोली जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पर किस जनजाति का बाहुल्य है। तो जनजाति की अपन बात करें, यहाँ पर जिस जनजाति का बाहुल्य है वो है सांसी। कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? सांसी जनजाति का यहाँ पर बाहुल्य है। ठीक है दोस्तों, सांसी जनजाति के बारे में अपन बात कर ले कि इसके संस्थापनकर्ता कौन है सांसी जनजाति के। तो सहसमल। कौन है? सहसमल। सहसमल सिरोही जो जिला है ना उसके संस्थापनकर्ता भी सहसमल को माना जाता है। तो ये जो सांसी जाति है इसके संस्थापक सहसमल है। और सांसी जाति के बारे में अगर थोड़ी और बात करें अपन, तो ये जो सांसी हैं ऐसा माना जाता है कि ये अपने आप को हरिजनों का चारण मानते हैं, ऐसी मान्यता है। उसके अलावा बात करें तो सांसी जाति के जो लोग होते हैं इनको लोमड़ी का मांस बहुत प्रिय होता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इन जनजाति के अंदर एक कुकड़ी रस्म होती है। ठीक है, वो जो अविवाहित जो लड़कियां होती हैं उनके चरित्र की परख करने के लिए वो एक रस्म रखी जाती है, कुकड़ी रस्म। उसके बारे में ये बात है। ये राजस्थान की अल्प मत यानी कि ये संघर्षशील है जाति, अपने को अस्तित्व में लाने के लिए ऐसी कुछ जाति है। आपको जो ध्यान में रखने वाली बात जो है वो ये बात है कि भरतपुर में कौन सी जो जनजाति है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो सांसी जनजाति है जो आपकी भरतपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं अपन एनसीआर की। एनसीआर। ठीक है, एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं। ये जो जोन है ये 1991 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1991 में। राजस्थान के वर्तमान में 2 जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं। ठीक है, यानी राजधानी रिजर्व क्षेत्र में आते हैं। पहला जो जिला इन्होंने सबमिट किया एनसीआर में वो जिला था अलवर। कौन सा जिला था पहला? अलवर। कब किया? 2004 में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जिला इन्होंने एनसीआर में शामिल किया वो जिला है भरतपुर। कौन सा जिला है दोस्तों? भरतपुर। इसको कब किया? 2013 में। ठीक है, 2013 में यानी 2013 के अंदर इसको एनसीआर में शामिल कर लिया गया। यानी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के 2 जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अलवर और भरतपुर। पहला कौन सा था? अलवर था। दूसरा कौन सा था? भरतपुर था। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक बार और देख लीजिए वापस, भाषाएं कौन कौन सी पाई जाती है, जनजाति कौन सी सर्वाधिक है एनसीआर में, इसको कब शामिल किया गया, एनसीआर कब गठित किया गया 1991 में। उसके अलावा पहला जो जिला इसमें लिया गया वो पहला जिला था अलवर 2004 में। उसके बाद में भरतपुर लिया गया जिसको 2013 में सम्मिलित किया गया। किसके अंदर सम्मिलित किया गया? एनसीआर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया दोस्तों। चलिए, ये बात हुई कुछ अलवर की भौगोलिक बात, कुछ प्रशासनिक बात। अब बात कर लेते हैं वापस भरतपुर पे आ जाते हैं अपन, और भरतपुर में आते हैं अपन इसके उपनामों के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं दोस्तों? इसके उपनामों के ऊपर अपन आ जाते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि भरतपुर जो जिला है ये अपना भरतपुर जिला पूर्वी क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? पूर्वी क्षेत्र में। तो भरतपुर को कहते हैं राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। पूर्वी प्रवेश
द्वार, यानी कि उधर से अगर कोई भी आक्रमण होता था तो सबसे पहले भरतपुर के लोहागढ़ पे होता था। ठीक है, तो ये पूर्वी प्रवेश द्वार इसको कहते हैं। ब्रिज भूमि या ब्रिज नगर, ब्रिज भूमि या ब्रिज नगर भी इसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं, ये जो भरतपुर जिला है वर्तमान में वनस्पति घी के लिए बहुत चर्चित है। तो वनस्पति घी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वनस्पति घी के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों देखते हैं भरतपुर के यही अपने को नाम मिलते हैं। भरतपुर का कोई पर्टिकुलर प्राचीन नाम है नहीं, लेकिन भरतपुर की एक तहसील है बयाना। ठीक है दोस्तों, वो बयाना का मैं आपको बता देता हूँ, बयाना जब आएगा उसके बारे में और अपन चर्चा कर लेंगे। जो बयाना है, भरतपुर की एक तहसील है बयाना, उस बयाना का जो प्राचीन नाम है वो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा जो संभावनाएं बनती हैं। उसका एक नाम मिलता है श्रीपंथ। क्या नाम मिलता है? श्रीपंथ। उसके अलावा नाम मिलता है शोणितपुर भी मिलता है, शोणितपुर। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों अपन ने भरतपुर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी। अपन ने देखा कि भरतपुर के जो संस्थापक है वो सूरजमल है। कौन है? सूरजमल। इस सूरजमल के यानी सूरजमल जाट के जो उपनाम अपने को मिलते हैं इनके, वो उपनाम पहला मिलता है जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो सूरजमल जाट है इन्होंने अपने जीवन में 80 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और सभी लड़ाइयों में ये विजय रहे, यानी आज तक ये पराजित नहीं हुए। मैंने जब तक भी इन्होंने युद्ध लड़े 80 युद्ध, उनमें ये कभी भी पराजित नहीं हुए। उसके अलावा बात करते हैं इनको जाटों का प्लेटो कहा जाता है, इसी कारण जाटों का प्लेटो। ठीक है, जाटों का प्लेटो भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सूरजमल जाट को अन्य किस नामों से संबोधित किया जाता है, तो जाटों का अफलातून एवं जाटों का प्लेटो इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बात अपन ने इसके बारे में करी भरतपुर के बारे में कि भरतपुर के जो उपनाम है अपने को क्या क्या मिलते हैं। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान की ब्रजभूमि इसको कहते हैं, वनस्पति घी के लिए भी ये प्रसिद्ध है। उसके अलावा भरतपुर की एक तहसील बयाना जो कि श्रीपंथ व शोणितपुर के नाम से जानी जाती है। और उसके अलावा अपन ने देखा कि जो सूरजमल जाट है उसको जाटों का अफलातून कहते हैं और जाटों का जो प्लेटो है वो भी इसी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये अपन ने इसके बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं अपन यहाँ के कुछ अफवाह तंत्र के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अफवाह तंत्र के बारे में अपन बात कर लेते हैं। और अफवाह तंत्र में सबसे पहले लेते हैं अपन नदियां। ठीक है दोस्तों, चलिए नदियों में सबसे पहले बात करते हैं अपन रूपारेल नदी की। रूपारेल नदी दोस्तों, ये जो रूपारेल नदी है इसको भरतपुर की लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा कहा जाता है। उसके अलावा इसको भरतपुर का, इसको अब आपको दिखेगा नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूं मैं, इसको भरतपुर का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक भी इसको कहा जाता है, भरतपुर का शोक। चलिए बात करते हैं कि लाइफलाइन क्यों कहते हैं और शोक क्यों कहते हैं। लाइफलाइन जो कहने का कारण है वो कारण ये है कि जो रूपारेल नदी है ये भरतपुर को जल उपलब्ध करवाती है। ठीक है, शोक क्यों कहते हैं? भरतपुर में जो सर्वाधिक बाढ़ आती है वो बाढ़ भी रूपारेल नदी में ही आती है, यानी जब तक ये सीमित मात्रा में जल लाती है तब ये लाइफलाइन का काम करती है, लेकिन ये जब अपने सीमित मात्रा से अधिक जल लाने का काम करती है तो बाढ़ का रूप ले लेती है। और बाढ़ में आप जानते हैं जान माल सबका नुकसान होता है, इसलिए ये किसका कार्य करती है? शोक का कार्य करती है। तो रूपारेल नदी जो है वो भरतपुर की लाइफलाइन कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है और शोक कहलाती है। यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने कहीं पढ़ा है कि भरतपुर की जो लाइफलाइन है वो मोती झील को कहा जाता है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, मोती झील को भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे जिलों के संदर्भ में पूछा जाए कि जिलों के संदर्भ में राजस्थान की जो लाइफलाइन है वो कौन सी, सॉरी भरतपुर की जो लाइफलाइन है वो कौन सी झील को कहेंगे, तब आपका उत्तर क्या होगा? मोती झील। लेकिन आपसे पूछा जाए कि किस नदी को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं या शोक कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? रूपारेल नदी। जब जिले पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बाण गंगा के बारे में। ठीक है दोस्तों, बाण गंगा के बारे में बात कर लेते हैं।
दोस्तों ये जो रूपारेल नदी है ना, इस पे एक बांध बनाया गया, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। दोस्तों ये बाणगंगा, इसको कहते हैं, एक नाम मिलता है इसका ताला नदी, ठीक है, ताला नदी इसका नाम मिलता है। एक नाम मिलता है रुंठित नदी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, रुंठित नदी, ठीक है दोस्तों। ये वही नदी है जिसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है, जो जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। जमवारामगढ़ जो बांध है वो कहाँ पर बना हुआ है, बाणगंगा नदी पर बना हुआ है जयपुर में, और वो जयपुर को जल सप्लाई करता है। उसके बाद में ये बहती हुई भरतपुर में आती है, और यहाँ पे भी एक बांध इसके ऊपर बनता है। और ये जो रुंठित नदी है ये इसी को कहते हैं। दोस्तों ये जो रुंठित नदी वाला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस नदी को रुंठित नदी कहते हैं, ये सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान की रुंठित नदी कौन सी है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्यों कहते हैं रुंठित नदी, क्योंकि कुछ सालों से बाणगंगा नदी में पानी की आवक बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सूख गई है, इस कारण इसको रुंठित नदी कहते हैं। आजकल जयपुर में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, हो सकता है इस बार बाणगंगा में पानी आ जाए, तो ये जो रुंठित नदी का जो कलंक इस पर लगा है वो शायद धुल जाए थोड़ा बहुत। उसके अलावा ताला नदी भी इसको कहते हैं और बाणगंगा नदी भी इसको कहते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो अपवाद तंत्र की बात कर रहे थे, नदियां अपन ने देख ली, ये नदियां यहाँ पर आती है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं और कौन सी नदी है जो भरतपुर में बहती है। एक महत्वपूर्ण नदी जो भरतपुर में बहती है और उस नदी का नाम है कुकुंद नदी, कुकुंद नदी। दोस्तों भरतपुर का जो सबसे बड़ा बांध है, बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, सबसे बड़ा जो बांध है वो बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, कुकुंद नदी पर बना हुआ है, बंद बारेठा। ये इसके बारे में अपन और आगे बात करेंगे। बंद बारेठा बांध जो है वो कुकुंद नदी पर बना हुआ है। दोस्तों बाणगंगा की अपन बात कर रहे थे, बाणगंगा भरतपुर में बहती हुई, ये एक यूपी में जगह का नाम है फतेहाबाद, फतेहाबाद, यहाँ पर ये यमुना से मिल जाती है, ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी रूपारेल नदी हो गई, उसके बाद में बाणगंगा नदी हो गई, कुकुंद नदी अपनी, यहाँ पे एक नदी और है गंभीर नदी। कौन सी नदी, गंभीर नदी। दोस्तों गंभीरी नदी अलग है, गंभीर नदी अलग है, ध्यान रखना। एक नदी है गंभीर नदी, एक नदी है गंभीरी नदी, गंभीरी। ये जो गंभीरी नदी है दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है, और ये जो गंभीर नदी है ये कहाँ पर है, भरतपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो अपन गंभीर नदी की बात कर रहे हैं। एक गंभीर जो नदी है इसी के किनारे खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, इस नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गंभीर नदी के किनारे। इस नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था वो युद्ध कौन सा था, खानवा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, जो कि आप जानते हैं राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। पहली बार तोपों का जो प्रयोग है, गोलों का जो प्रयोग है वो किस युद्ध में किया गया था, खानवा का युद्ध में, जो कि कब हुआ था, 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हुए थे। कुछ अपने ही सरदारों के धोखे के कारण ये यहाँ पर पराजित हुए थे और बाबर इसमें विजयी रहा था। इससे पहले जो ये 17 मार्च को जो युद्ध हुआ था, उसके पहले एक युद्ध और हुआ था जो कि बयाना में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, बयाना में, जो हुआ था 16 फरवरी 1527 को। ये जो 16 फरवरी 1527 को जो युद्ध हुआ, इसमें बाबर स्वयं लड़ने नहीं आया था राणा सांगा से, इसके सेना आई थी। उस सेना का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था उसका नाम था मेहंदी ख्वाजा, जो सेनापति था। ठीक है, उसके और राणा सांगा के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था और जिसमें राणा सांगा विजयी रहे थे। उसके ठीक 1 महीने बाद वापस से बाबर ने युद्ध करा और उस युद्ध में जो है राणा सांगा पराजित हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अपन नदियां देखी, रूपारेल नदी के बारे में अपन बात कर ली कि भरतपुर की लाइफ लाइन या शौक इसको कहा जाता है। बाणगंगा ताला नदी से कहते हैं। जो रुंठित नदी है वो भी इसी को कहा जाता है, फतेहाबाद में यमुना में मिल जाती है ये। कुकुंद नदी के बारे में बात करी, बंद बारेठा जो बांध है भरतपुर का सबसे बड़ा बांध इस पे बना हुआ है। गंभीर नदी की अपन ने बात करी, गंभीरी नदी अलग है जो कि चित्तौड़गढ़ में बहती है, ये गंभीर नदी है। इस नदी के किनारे जो खानवा का युद्ध हुआ था इसके बारे में अपन ने बात की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अपन ने नदियों के बारे में बात कर ली थी। अब बात करते हैं अपन यहाँ के कुछ जिलों के बारे में, बांधों के बारे में, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिलों के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो जो भरतपुर में जिले हैं प्रसिद्ध, वो 2 जिलों का मुख्यतः नाम आता है। एक नाम आता है
जिसके अपन ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, मोती सागर झील का या मोती झील का, आप इतना ही ध्यान रखें, मोती झील। दोस्तों मोती झील को भी जो है वो भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, भरतपुर की लाइफ लाइन। ठीक है दोस्तों, मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, जो कि काम किस पर बनाई गई है, बाणगंगा नदी यानी बाणगंगा नदी व सुजान नहर के ऊपर, सुजान नहर पर बनाई गई है। ठीक है, कौन सी झील, मोती झील। उसके बारे में बात करते हैं अपन केवलादेव झील, केवलादेव झील। नाम से आपको पता लग गया होगा कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उस उद्यान में ये झील पाई जाती है, केवलादेव झील। ये तो थी यहाँ के कुछ झीलें। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपन बांधों के बारे में। जो बांध है दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। पहला बंद बारेठा। ठीक है दोस्तों, बंद बारेठा भरतपुर का सबसे बड़ा बांध, भरतपुर का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, किस नदी पर है, कुकुंद नदी पर। किस नदी पर, कुकुंद नदी पर। इसी बंद बारेठा बांध को परिंदों का घर कहते हैं। किसका घर, परिंदों का घर कहते हैं, क्योंकि पूरे वर्ष पर्यंत यहाँ पर पक्षियों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए इसको किसका घर कहते हैं, परिंदों का घर कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद में बात करते हैं अपन दूसरे बांध की, जिसका नाम है सिकरी बांध। सिकरी बांध। ठीक है, अपन ने देखा था किस नदी पे बना हुआ है, रूपारेल नदी पर। ठीक है, क्यों बनाया गया था इसको, रूपारेल नदी के बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए। मैंने कहा था ना कि जो रूपारेल नदी है उसको भरतपुर का शोक कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो बाढ़ आते हैं वो किस नदी में आते हैं, रूपारेल नदी में। और इसी बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जिस बांध का निर्माण किया गया, उस बांध का नाम क्या था, सिकरी बांध। उसके बाद में बात करते हैं अपन अनजान बांध। अनजान बांध बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है बंद बारेठा और अनजान बांध। ये भी भरतपुर में है और जिस नदी पर है, बाणगंगा नदी पर। किस नदी पर, बाणगंगा नदी पर। ठीक है दोस्तों, तो बंद बारेठा बांध हो गया, सिकरी बांध हो गया, अनजान बांध हो गया, जो कि कहाँ पर है, बाणगंगा नदी पर है। और जो अपना केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जो पानी सप्लाई होता है वो अनजान बांध द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल उपलब्ध करवाता है, जल उपलब्ध करवाता है। कौन सा बांध, अनजान बांध। ठीक है, तो ये बात अपन ने कर ली कि जो भरतपुर में है वो कौन कौन से बांध है। चलिए उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ की कृषि के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, आप पहले बांध का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन कृषि पर आते हैं। कृषि के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो सामान्यतः फसलें होती हैं राजस्थान के सभी जिलों में वो होती है। कृषि के बारे में बात कर रहे थे अपन। उसके बाद में अपन ने देखा यहाँ पर गेहूं भी होते हैं, चना भी होते हैं, कपास भी होता ही है। ठीक है, उसके अलावा सरसों, जो तिलहनी चीज़ें होती है वो यहाँ पर होती है। ये तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो सब में होती है। बात करते हैं इसकी प्रमुख चीज़ों की, तो यहाँ पर देखिए जो भारत में सरसों के तेल उत्पादन में, किस उत्पादन में, सरसों के तेल उत्पादन में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। किसका स्थान है प्रथम, भरतपुर का। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो यहाँ पर सरसों अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, सरसों अनुसंधान केंद्र। कौन सा केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र, जो कि भरतपुर की एक जगह है जिसका नाम है सेवर, यहाँ पर है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। कृषि के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए वो यही चीज़ है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वो शेवर में है। ये बात आपको 100% पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन यहाँ की कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में, सेंचुरीज के बारे में बात करते हैं।
तो वन्य जीव पे आ जाते हैं अपन। किस पे आ जाते हैं? वन्य जीव पे। दोस्तों वन्य जीव पे आते हैं अपन, जैसा कि आप जानते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले केवलादेव किसे कहते हैं? केवलादेव कहते हैं शिव को। किसे कहते हैं? शिव को, यानी महादेव जी को या शंकर भगवान को अपन क्या कहते हैं? केवलादेव कहते हैं। चलिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये NH11 पर है। किस पर है? NH11 पर। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि NH जो सो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ये प्रश्न भी बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो NH11 है उस पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अभ्यारण्य इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1982 में। कब घोषित किया गया? 1982 ईस्वी में इसको घोषित किया गया। राजस्थान में अपन हर बार इस बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में जो है वो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, उसके बाद में केवलादेव, और अभी जो नया बना है मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, जो कि कोटा झालावाड़। जो मुकुंदरा हिल्स है वो लगभग ये मान के चलिए आप कि चंबल घड़ियाल के बारे में बात करेंगे वो तो अपन। कोटा जो है वो झालावाड़ और जो राजस्थान के कुछ जिले हैं, कोटा है, बूंदी का कुछ हिस्सा है, ये जो हिस्से हैं वो इसमें अंतर्गत आते हैं। चलिए, उसके बाद में यूनेस्को द्वारा इसको किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। कब किया गया? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहरों में शामिल किया गया है। चलिए, क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? सबसे पहली बात तो यह आती है कि इसको जो केवलादेव को जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित करवाया उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है? उनको याद करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर सलीम अली दोस्तों, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। किसको? डॉक्टर सलीम अली को, जिनकी कर्मभूमि थी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इन्होंने राजस्थान की 300 से भी ज्यादा, लगभग 396 प्रजातियों का यहाँ पर इन्होंने खोज करी थी, ठीक है। और इन्हीं के प्रयासों से इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक है, के प्रयास से इसको जो है वो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलिए, उसके बाद में बात करते हैं कि जो केवलादेव है ये प्रसिद्ध क्यों है। केवलादेव जो प्रसिद्ध है वो साइबेरियन सारस के कारण प्रसिद्ध है। सफेद साइबेरियन सारस, ठीक है दोस्तों, सफेद साइबेरियन सारस। साइबेरिया रूस का एक देश है जो लगभग यहाँ से 4500 किलोमीटर दूर है, ठीक है दोस्तों। कितना दूर है? 4500 किलोमीटर दूर है। वहां से ये सारस आते हैं कहां पर? केवलादेव में, ठीक है दोस्तों। इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कहां से आते हैं? रूस से आते हैं। कहां से आते हैं? ये आते हैं रूस से, रूस के साइबेरिया से आते हैं जो लगभग 4500 किलोमीटर दूर है, वहां से ये आते हैं। और अभी वर्तमान में ये जो है वो कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये जब रूस से आते हैं तो जब ये आते हैं तब इनकी संख्या कम होती है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से वापस पुनः लौटते हैं तो ये बहुत झुंड में यहाँ से जाते हैं। इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि जो सारस है साइबेरिया से यहाँ आकर प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। इसलिए जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको भारत की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली कहते हैं, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली कौन सी है दोस्तों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक आपको पाइथन पॉइंट देखने को मिलेगा। पाइथन पॉइंट यहाँ पर है, पाइथन पॉइंट यहाँ पर है, और यहाँ से पाइथन पॉइंट से आप यहाँ पर अजगर को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज और आप ध्यान में रख सकते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक आजकल घास विकसित हो रही है और उस घास को कहते हैं एचा घास। कौन सी घास?
एचा घास ये पानी के अंदर फैलती है और ऐसा माना जाता है कि ये पानी के अंदर जो फैल रही है उसके कारण कुछ पक्षी उसमें उलझकर मर जाते हैं। इस कारण भी ये आजकल यहाँ पे संकट का कारण बनी हुई है। कौन सी घास? एचा घास। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका भरतपुर का पार्ट 1, जिसमें अपन ने भरतपुर के बारे में भौगोलिक परिदृश्य, ऐतिहासिक परिदृश्य, उसके अलावा यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में अपन ने बात करी, यहाँ की अफवाह तंत्र के बारे में अपन ने बात करी, झीलों के बारे में बात करी, बांधों के बारे में बात करी, नदियों के बारे में अपन ने बात करी। तो इन सब चीजों को आप देखिएगा। उसके अलावा इसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का कोई दुविधा हो, आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और एक चीज आपसे मैं बोलना चाहूंगा, टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का आप आदान प्रदान करें। मैंने कुछ वीडियो में देखा है कि आप टॉपिक से हट के प्रश्न पूछते हैं, तो टॉपिक उन जो प्रश्नों के टॉपिक आएंगे जब आप बेकायदा उनके बारे में डिस्कस कीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न डिस्कस करें, जो पहले प्रेक्षक दृष्टि से आए हुए हैं उनको भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो मिलते हैं अपन भरतपुर के पार्ट 2 में। जब तक ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी तैयारी जो है वो धुआंधार चालू रखिए। नमस्कार।